हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस क्लास 8 की वीडियो में वर्कशीट 8 करेंगे एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का ये वर्कशीट है और शेड्यूल की गई है 19 अक्टूबर को। एंड द टॉपिक नेम इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. The idea of constitution formulation started coming in the nationalists during the independence struggle. What should we be the form of independent India? यानी कि ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट था ये हमारी आज़ादी से पहले ही शुरू हो चुका था, इसको कि हमें बनाना है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो कि हमारे पूरे जितने भी लोग हैं इंडिया में उनके लिए सूटेबल रहे ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडिपेंडेंट इंडिया एवरी सिटीजन will have equal opportunity and all will have equal right to share in the government. यानी कि जितने भी हमारे इक्वल जो सिटीज़न हैं वो सब के सब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और ऐसा कि उनको बराबर के अधिकार भी मिले। But for our country with so many diversity, this was done not by one person but by a group of around 300 people who become member of the Constitution Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. अब देखिए इतना बड़ा संविधान, इतने बड़े सारे लोग हैं, इतनी जनसंख्या है यहाँ पे, तो उसके लिए अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो एक आदमी या दो आदमी से तो ये चीज़ कंप्लीट होगी नहीं। तो ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था उसे बनाने के लिए कम से कम 300 लोग जो थे वो लगे पड़े थे और 3 सालों तक जो ये प्रोसीजर है वो चलता रहा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया था, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। यहाँ पर सो मैनी लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, रिलीजन है, तो उन सबको हमें ध्यान में रख के हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो कि सबके अधिकार के लिए हो और सबको अपॉर्चुनिटी भी दे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि नेक्स्ट 3 ईयर जो नेक्स्ट 3 ईयर्स थे उस तक के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो बिठाई गई और जो विभिन्न मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा की गई। When the Constitution of India was formed, the drafting committee of the Constitution Assembly was headed by Dr. भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 3 साल तक ये चीज़ें चलती रहीं, कमेटी बैठती रही और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे पढ़ते हैं। These member of the Constitution Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religious and had different culture. यानी कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था और जब हम इस संविधान के बारे में सोच रहे थे कि हमें बनाना कैसे है, तो उस समय भी हमारे दिमाग में ये चीज़ थी, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। जैसे कि यहाँ पे बताया है डिफरेंट रिलीजन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को दरमियान में रखते हुए सोचते हुए कि हमें किस तरह का संविधान बनाना है, तो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका पूरा जिम्मा था कि अच्छा संविधान बने ताकि ये सबके लोगों के लिए भले के लिए सोचा जाए। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल, यानी कि जिस समय ये हमारी संविधान बन रहा था उस समय बहुत से दंगे हो रहे थे और बहुत उथल पुथल का माहौल था इंडिया में। All of these issues played on the mind of the members of the Constitution Assembly as they drafted Constitution. और जिस समय ये संविधान बन रहा था तो जितने भी संविधान बनाने के लिए जितने भी लोग थे, बड़े बड़े लोग लगे हुए थे, जो दिग्गज लगे हुए थे, उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो कि सबके लिए अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बने। They rose to the occasion and gave the country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। और वैसा ही हुआ, इन लोगों ने ऐसा संविधान बनाया जो कि बहुत से लोगों के लिए मतलब एक डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है और जो हमारी नेशनल यूनिटी है, एकता है, उसको बरकरार रखता है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके मेन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं संघवाद। It means different types of government at different levels to govern the country. इसका मतलब है कि
अलग अलग लेवल पे सत्ता को बांट दिया जाना, ठीक है, अलग अलग लेवल पे। जैसे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट सेंटर अपना काम देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम देखेगी, और जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपना काम देखेगी। देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट एट द सेंट्रल लेवल, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। सेकंड एट द स्टेट लेवल, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। एट थर्ड एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, जिसे हम पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। The reason for this that in a large country like India, all states can have autonomous right to take decision or certain issues। यानी कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में हमने कुछ राइट्स स्टेट को भी दिए हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ राज्य या स्टेट जो है वो ही इशू को सॉल्व कर सकता है या उससे रिलेटेड कोई कानून बना सकता है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो ना के बराबर है। There are some list in the constitution for clarity of these issues। और इसीलिए कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। तो दोनों के बीच में इन चीज़ों को बहुत क्लियर किया गया है कि अब आपके मुद्दे आप संभालिए, आपके मुद्दे आप संभालिए। लेकिन अगर दोनों में क्लैश होता है किसी वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। आप अब देखिए अपने आसपास में, जैसे बैंक है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, ठीक है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है। तो आप अपने ये बताइए कि आपके एरिया का कौन सा काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है और कौन सा काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट द टाइम ऑफ फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका आंसर ये है, क्या दिक्कतें थीं, क्या परेशानियां थीं, क्या चुनौतियां थीं जो हमारी संविधान कमेटी थी उनके सामने। तो पहली चैलेंजेस था हाउ टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन सेटिस्फाई अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड विद डिस्टिंक्ट कल्चर एंड हेरिटेज। यानी कि किस तरह का संविधान बने जो इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाले भी, उनके मुद्दे भी सॉल्व करे, और इतने अलग अलग कल्चर और अलग अलग संस्कृति के लोगों को की संस्कृति और कल्चर को बरकरार रखे। सेकेंड, हाउ टू इंश्योर डेमोक्रेसी फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि जितने भी लोग इस भारत देश में रहते हैं, उनका लोकतंत्र का जो एक भाव है उसको कैसे संभाल के रखा जाए। एज द कंट्री हैड ऑलरेडी विटनेस्ड कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग पार्टीशन। यानी कि जिस समय आज़ादी हो रही थी उस समय दंगे फैले हुए थे, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमें ऐसा संविधान बनाना था जो सबके हित के लिए बारे में सोचता हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फेडरलिज्म क्या है। मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ तक आपका आंसर होगा। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री। ये आपका आंसर है फेडरलिज्म का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर इन आवर कंट्री। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 लेवल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और उसके सामने आप ये सारी चीज़ें पूरा आप इस तरह से आंसर अपना लिख सकते हैं। उसके बाद है, वाई इज़ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तो इसके लिए आप ये वाला आंसर लिखेंगे यहाँ पर। The reason for this is that in a large country like India, all states can have autonomous right to take decision on certain issues। ठीक है, आप इतना आंसर लिख देंगे तो आपका इनफ होगा। ओके बच्चों, तो ये जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।